हेलो बच्चों, फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में बहुत 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 स्वागत है। तो यार आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th की जो किताब है ना, मैं यार उसको अलग से एक पेज फाड़ के लिया है इसके यार मार्किंग के साथ में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें आज हम फटाफट से मार्किंग करने वाले हैं कि भाई आपको इसमें से क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या चीज ऑप्शनल है। ओपीटी का मतलब होगा ऑप्शनल, कि यार आपके पास टाइम है तो पढ़ लो, नहीं है तो स्किप कर सकते हो ऑप्शनल वाले पार्ट को। और कुछ पार्ट ऐसे हम मार्क कर देंगे जिसके आगे ऐसा लिखा होगा EXP। सर एक्सपोनेंट है क्या ये? अरे ये एक्सपोनेंट नहीं है, इसका मतलब है एक्सप्लेनेशन, कि भाई एनसीईआरटी ने उस रिजल्ट को एक्सप्लेन किया है। अगेन टाइम हो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम पूरी किताब को मार्क कर देंगे। और ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप मतलब सिर्फ इसमें 20 से 30% आपको काम का मिलेगा, बाकी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यार फटाफट एनसीईआरटी सीरीज का जो पर्पस है बेसिकली वो क्या है, एक तो यार एनसीईआरटी को फास्ट कवरेज कराना है। जनरली बच्चे यार फिजिक्स की एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th के लिए कर रहे हैं, कहीं और से करते हैं, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं और से करते हैं, उसमें एनसीईआरटी छूट जाती है। मैं मानता हूं यार एनसीईआरटी बिल्कुल शुरू से पढ़ने के लिए डिफिकल्ट किताब है, वही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने के लिए ये लेके आए हैं। इस लेक्चर के बाद में आपको एनसीईआरटी की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ आप एनसीईआरटी में मार्किंग करते हुए चलते जाना, ठीक है। तो यार हम बिल्कुल फास्ट कवरेज कर लेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी का जो है सारा कचरा इसमें से साफ कर देंगे। मैंने एक एक लाइन इसकी पढ़ी है और आपको मैं मार्क कराता जाऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करेंगे, कटिंग ऑफ यूजलेस सेक्शन, गोबर साफ करते हुए चलेंगे। सर क्या काम करवा रहे हो ये? अरे भाई एनसीईआरटी छोड़ने से तो बेटर ही है ना कि यार इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ते चलो बस, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी विद कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार मैंने एनसीईआरटी भी करी है। ये किन बच्चों के लिए है? क्लास 11th 12th बोर्ड्स, जेईई नीट, जिन जिन की भी एनसीईआरटी चलती है, जिन भी बोर्ड्स में, चाहे सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई सा ही बोर्ड हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आप अपने चैप्टर खत्म करके, जैसे आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप ये वाला वीडियो देखकर एनसीईआरटी लगा लो, ताकि आपका एक चेक पॉइंट हो जाएगा, हाँ भैया मैंने एनसीईआरटी भी कर ली, और मार्किंग कर लेना साथ में, ठीक है। ये पर्पस है इस सीरीज का। आपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में चैप्टर पढ़ लिया, आपने किसी रिफ्रेशर से तैयारी कर ली, ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद में ये वाला वीडियो एनसीईआरटी का देख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइंस छोड़ना मत यार। आधे से पौन घंटे मैक्सिमम 1 घंटे में चैप्टर हो जाएगा, इतना टाइम तो हमें अफोर्ड करना ही है। एनसीईआरटी की लाइंस मिस नहीं करनी है, देखो कभी कभार उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यार ये एनसीईआरटी जो है चैप्टर नंबर 2 आज हम फटाफट से करने वाले हैं, इसलिए सीरीज का नाम फटाफट एनसीईआरटी है, ठीक है। इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ईसरल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी 1 टाइम, उसमें सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जैसे जैसे होते जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसा नहीं कि पीडीएफ देखने से सर काम हो जाएगा क्या, इस लेक्चर को देखने के बाद पीडीएफ आप देखना, इसमें मैं इन बिटवीन द लाइंस कुछ चीजें आपको बताता भी जाऊंगा, यार ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इसके बदले कैसे कर लो, कुछ ट्रिक्स भी आपके साथ में वीडियो में शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, देखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला इंट्रोडक्शन है फॉर अ चेंज। ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर यूनिट डिफाइन करा गया है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी डिफाइन कर दी और डिराइव्ड क्वांटिटीज कर दी है, ठीक है ना। इसलिए ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको टिक लगाया। ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, फॉर अ चेंज है ये, बाकी चैप्टर्स में तो काम का नहीं होता, पर यूनिट इसमें बताया हुआ है, फंडामेंटल बेस्ड क्वांटिटीज बताइए, डिराइव्ड क्वांटिटीज बताइए, ठीक है। जनरली स्कूल वाले यार इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स के 2 पूछ लिए, 1 नंबर या 3 नंबर का पूछ लिया, ठीक है। चलो तो ये यूनिट्स हो गया, ठीक है। फिर यार यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आप छोड़ दो, क्रॉस आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शनल पार्ट है। सीजीएस एफपीएस एमकेएस, ये 3 अंडरलाइन कर लो, सीजीएस एफपीएस एमकेएस आते होंगे बचपन से, नहीं आते हो तो नजर घुमा लेना एक बार। फिर ये पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देख लो सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यार जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड करी थी, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहां पर आके एनसीईआरटी एकदम खतरनाक काम कर देती है। यहां पर एंगल डिफाइन करा है
ds/r d थीटा। अबे बच्चे ने अभी तक d पढ़ा नहीं है, डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं है, बैंड बजा दी यहां पर। आप टेंशन मत लो, आप अभी यहां पर थीटा को ले लो s/r, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ले लो, और यहां पे ले लो आप एरिया बाई आर स्क्वायर ले लो सॉलिड एंगल को। ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, आगे चल के पता पड़ेगा, दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट होता है रेडियन, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, तो मैंने यहां मार्क भी करा दिया, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। इसका होता है रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन, ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। यहां से डी भी हटा दो, ये इसको ये ऐसे लिख लो, सॉलिड एंगल a/r²। अब ये सीखने के लिए बोल रहा हूं, एक्चुअल डेफिनेशन da/r² ही है, मैं नहीं कह रहा गलत है ये, लेकिन यार पहले बार में वो चंदा मामा वाली बात हो गई, बच्चे को बोल दिया बेटा वो चंदा मामा नहीं है, वो तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट नहीं है, वही मामला हो गया है ना, ठीक है। फिर यहां पढ़ते हैं ये टेबल पे, अब बच्चों की यहां पर बैंड बजती जो टेबल है, ये वाली जो टेबल है SI यूनिट में यहां से लेकर यहां तक पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलरेडी पता होंगे तो स्किप मार देना। ये डेफिनेशंस आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको काफी समझ में आएंगी भी नहीं। अभी आपने 11th की शुरुआत करी है यार, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो आप बाद में पढ़ोगे, आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, तो इनकी डेफिनेशंस में मत जाना, डेफिनेशंस की टेंशन मत लो, ये बाद में अपने आप जो जो रिलेवेंट है ना आती जाएंगी, जैसे जैसा फिजिक्स में और प्रोग्रेस करोगे। लेकिन हाँ, ये इनके SI यूनिट के नाम और उनके सिंबल ये इंपॉर्टेंट है, ये 7 क्वांटिटीज, उनके SI यूनिट के नाम और उनके सिंबल, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सर, कितना सारा कटवा दिया, वेरी गुड। और ये रटनी भी नहीं है, इनको रटना भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब गंदा क्रॉस लगा रहा हूं, ठीक है, इनको रटनी भी नहीं है आपको, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ये जो है ये मिनट, डे, आर, ये लीटर और ये जनरल है यार, इसको आप मतलब बाद में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेटर लिख सकते हैं, यहाँ पर मौका लगे तो पढ़ लेना, जैसे जैसे क्वांटिटीज आएंगी काम आती जाएंगी, उसमें आधी काम की नहीं है, ठीक है। ये एक से दूसरे का कन्वर्जन है ये वाली क्वांटिटी का, ठीक है। चलिए ये वाला पैराग्राफ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में आपको बताता जाऊंगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज वी एम्प्लॉय यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम 7 बेस क्वांटिटीज। 7 बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव्ड हो जाएंगी। अपेंडिक्स ए को गोली मारो, यहां से इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप पूरा उड़ा सकते हो, ठीक है। टाइम पास हो रहा है यहाँ पर, मतलब आप अगर यार पूरी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल पढ़ सकते हो यार, उसमें कोई बुराई नहीं है ना, पर वो आपके टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर टाइम हो तो यार ये सारी चीजें पढ़ते जाना, कोई टेंशन नहीं, और टाइम नहीं हो तो उड़ा देना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब यार लेंथ कैसे मेजर करते हैं, यहां पर वर्नियर कैलिपर की छोटी सी बात करी है, इस वाले पैराग्राफ को हटाना, ये देख लो बस, वर्नियर कैलिपर 10⁻⁴ मीटर तक, और स्क्रू गेज जो है ये इसके हिसाब से 10⁻⁵ मीटर तक नापते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर ली, ये पढ़ लेना। वैसे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे इनको, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को, पर यहां पर इतनी सी बात करी जा रही है सिर्फ, ठीक है। फिर ये मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, अब यार ये टफ मेथड आ जाता है यहाँ पर। अभी क्या होता है यार, अभी है ना यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स आने वाली है अगले पेज पर, तो बच्चे डर के मारे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा इसको लास्ट में पढ़ना यार, मतलब रीड एट लास्ट, मैं मार्क करा देता हूं ये आपको, लेकिन इस वाले सेक्शन को मैं रिकमेंड करूंगा लास्ट में पढ़ना, मतलब ना पैरेलैक्स मेथड ये लास्ट में पढ़ना, ठीक है ना। फोकट में मैथ्स में भी डर जाओगे और फिर बैंड बजेगी। पहले यार काम की चीजें पढ़ लो, ठीक है। वैसे ये लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने में काम आता है, देखो पैरेलैक्स मेथड, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला पूरा पैराग्राफ ऑप्शनल है, ठीक है यार, मतलब पैरेलैक्स मेथड अगर पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप ये ऑप्शनल है ये वाला पैराग्राफ। पैरेलैक्स मेथड जनरली लोग कम पूछते हैं, पर ये हाँ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभार आ जाता है ये कैसे, इसमें बेसिक वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, तो वो पढ़ रखा है आपने, तो उससे काम हो जाता है। ये पैराग्राफ काम का है पैरेलैक्स मेथड के लिए, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ काम का है क्योंकि इसमें पूरा जो पैरेलैक्स मेथड कैसे लगाया जाता है ना, देखो थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है, तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको यू कैन गो थ्रू दिस वन, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा यहाँ पर जो है ये
आपको पढ़ने का है पैरेलल मेथड के लिए, लेकिन इस सेक्शन को लास्ट में करना, अभी मत करना, ठीक है। देन ये इसमें जो दो फॉर्मूले गिवन है ये आपके लिए नए होंगे, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। तो ये सवाल कर लेना एग्जाम्पल नंबर 2.1, ये सबको करना है, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जे की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, इसमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो दिस इज लाइक गुड एग्जाम्पल टू डू, जी फॉर गुड, ठीक है। अब ये 2.2 जो है यार ये ऑप्शनल है, ओपीटी तुम ऑप्शनल हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से हो रहा है, इसलिए तुमको मैं ऑप्शनल मार्क कर रहा हूं, ठीक है। और ये वाला जो है बोर्ड के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से ऑप्शनल है, पर जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई में थोड़ी सी मैथ्स ज्यादा आ जाती है, तो यार जेई वाले बच्चे पढ़ लेना इसको, नीट वाले चाहे तो नीट वालों के लिए ऑप्शनल है, तो बोर्ड्स और नीट वाले भी पढ़ लेना यार, ठीक है, एक बार को कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, और बोर्ड्स के लिए ऑप्शनल है मतलब यार, ठीक है। चलिए देन अगेन ये फिर से ये सवाल आया, ठीक है, ये वाला भी एक बार को आप सब लोग पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.4, ठीक है, कैसे काम हो रहा है इसमें। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब जो ये आया ना, अब ये जो पूरा सेक्शन है 2.32, मजे की बात सर, अभी तो इतना पढ़ा दिया, कुछ कटाओ भी तो सही, अरे इतना तो कटा दिया, चलो आपकी बात मानी, ये आप पूरा पार्ट स्किप कर सकते हो। ये देखो आप पूरा ये यहां से लेकर पूरा पेज यहां तक पूरा का पूरा आप स्किप कर सकते हो, ये वाला पार्ट देखो पूरा पेज कटवा दिया एक तरह से ये, तो ये एग्जाम्पल भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसमें यार अब ये जनरली कोई आता नहीं है, ये वाला जो मेथड है ना जनरली नहीं आता है, और ना ही कोई पढ़ाता है इसको, स्कूल वाले भी इसको गोल मटोल कर ही जाते हैं जनरली, ठीक है। चलिए भाई क्या बात है सर, पूरा पेज कटा दिया आपने, तो मैं तो यार इस पूरा पेज मतलब 2.3.2 पूरा का पूरा कटा दिया। देखो ये अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आप इसको फिर पूरा पढ़ते बैठ के और टाइम वेस्ट करते, ठीक है। अब रेंज ऑफ लेंथ की बात करें तो ये वाला आप यहां से लेकर यहां तक यहाँ बता रहा है, ठीक है, इतना बड़ा होता है, 10⁻⁻14 से 10⁻26 तक की चीजें पता है, ठीक है, वेल एंड गुड। ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, हमको बचपन से पता है, ये पार्ट आप पढ़ लेना, ये काम आते हैं। फर्मी, आंगस्ट्रॉम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर किसको कहते हैं, पारसेक में कितने होते हैं, ये काम आते हैं, ये वाला सेक्शन सबको पढ़ना है, ये काम आते हैं बाद में, ठीक है। कभी कभार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह लाइट ईयर काम आ जाते हैं, पारसेक काम आ जाता है, लेकिन फर्मी और एमस्ट्रॉन्ग तो काम आते हैं, ये सबको पढ़ना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मास किलोग्राम होता है यार, सबको पता है, कहां करा अभी हमें उसकी टेंशन नहीं है, अभी हम फटाफट मोड में है, धांसू मोड में है एकदम अपन, तो इसलिए हम इसको अभी निपटा रहे हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास है ना, यू, ये आप जनरली केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इसलिए मैं इसको ऑप्शनल लिख रहा हूं यहां पर। ये डेफिनेशन होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 U, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कि इसके बराबर होता है, अंडरलाइन करवा दिया ये पार्ट, ठीक है। इसके बाद में यहां से लेकर देखो कितना सारा कटा दिया, 20% से कम बच गया बस आपका, 80% से ज्यादा कटा दिया। ये बोल रहा है चैप्टर 8 में देखेंगे तब की तब, अभी तुम छोड़ दो। फिर यहां पर ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात कर रहा है, स्पेक्ट्रोग्राफ की बात कर रहा है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ की, जिससे कि हम क्या करते हैं, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है, और ये सब लेटर आएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये लेटर आएगा। तो फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस, तो छोटे मासेस मेजरमेंट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ बाद में काम आता है, इतना सा ध्यान रख लो बस अभी ये, ठीक है। तो देखो यार अभी ये सब चीजें बहुत वैसी चल रही है, मतलब क्या कहते हैं उसको, याद करने टाइप्स वाली और इंफॉर्मेटिव चल रही है सारी चीजें ये, ठीक है, इसलिए मैं इन सबको उड़ाता जा रहा हूँ यहाँ से। अभी ये यहाँ से आप ये पूरा पैराग्राफ उड़ा दो, देखो तो इस पेज पे कितना कम हो गया यार पढ़ने के लिए, बताओ आप सटासट एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे अब, ठीक है। ये इंटरेस्ट के लिए है, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, ये आउट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहो यार किसकी साइज कितनी होती है, क्या रेंज है, 10⁻⁻15 से 10⁻26 तक के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ये इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तुम भी जाओ। नॉन यूज मेजरमेंट ऑफ टाइम, हाँ भैया टाइम का जो ये वाला पार्ट है ये मैं ऑप्शनल मार्क कर रहा हूं, जस्ट इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना, इसमें कोई वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना ये चीज, ठीक है। और फिर यहां से लेकर यहां तक ये तो उड़ाई दो पूरा का पूरा,
नोड नीडेड एट ऑल, फिर ये यहां से लेकर ये यहां तक नोड नीडेड एट ऑल, ठीक है। फिर यार ये मतलब ऑप्शनल है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अभी तक कोई कंपलसरी चीज नहीं है इसमें, इस वाले उसमें कोई कंपलसरी चीज नहीं है, ये ईयर तक ऑप्शनल है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां से लेकर पूरा एंड तक ये तो हटा दो, और ये वाला भी पूरा का पूरा आप हटा सकते हो। फिर भी मैं इंटरेस्ट के लिए मार्क कर दूंगा, इसमें एक अच्छी बात इंटरेस्ट के लिए बोली गई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना। यार टाइम और स्पेस का है ना कैसे एक रिजेम्बलेंस बैठ रहा है, ये इसमें बताई गई है वो वाली बात, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा ही है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर क्या हुआ, अब यूनिट्स वगैरह के बारे में चीजें चल रही थी, क्वांटिटी चल रही थी। अब एनसीईआरटी ने जो है बीच में भांजी मार के ये एरर वाला सेक्शन एनसीईआरटी लेके आ गई, एरर वाला सेक्शन एनसीईआरटी लेके आ गए, तो इसको यार बाद में पढ़ेंगे हम। एरर वाला जो पार्ट है वो ई सरल में भी हम लास्ट में पढ़ाते हैं यार, इसमें काफी मैथ्स इन्वॉल्व होती है क्योंकि, और दूसरी बात इसमें यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे चैप्टर की नॉलेज भी चाहिए होती है, इलेक्ट्रोस्टैट, रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, इसलिए इसको हम देखो लास्ट में रखते हैं। तो अगर आप ई सरल के लेक्चर्स देखोगे तो देखो ई सरल ऐप के जो लेक्चर्स हैं, जो बच्चे कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, ई सरल ऐप से पढ़ रहे हैं, देखो तो यूनिट डायमेंशन में यूनिट डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, बेसिक मैथ्स अपन पहले पढ़ लेते हैं। और ये जो एरर वाला जो पार्ट है ना, देखो ये लास्ट चैप्टर, बिल्कुल दी वेरी लास्ट, बिल्कुल दी वेरी लास्ट चैप्टर है। देखो एरर इन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो आपको स्कूल के एग्जाम की तैयारी अगर करनी हो, इस तरह लैब से आप तैयारी कर रहे हो, तो अरे लास्ट चैप्टर पे पहुंच जाना, पूरा विजुलाइज करके ये चीज आ जाएगी। एनसीईआरटी ने ये चीज शुरू में दे रखी है, ये थोड़ी सी शुरू में बच्चे को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, और इसमें जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स में इसमें दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस भी आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को एरर से लिंक कर देंगे, ग्रेविटेशन को कर देंगे, तो यार पहले उनको पढ़ा दें तभी तो फिर एरर करवाएंगे उसमें, इसलिए इस सरल में हमने इसको लास्ट चैप्टर लिया, बिल्कुल दी वेरी लास्ट, फॉर जेईई नीट पर्पस। फिर बोल रहा हूं क्लास 11th के बोर्ड के लिए करना हो तो यार ये वाला पार्ट कर लेना, और एनसीईआरटी फिर उसकी जैसे मार्क कराता जा रहा हूं वैसे करते जाना, ठीक है। चलिए तो इस सेक्शन पे हम बाद में आएंगे। आपको अब कौन सा सेक्शन करना है, अब हम सीधे जाते हैं डायमेंशन वाले पार्ट पे, ठीक है। अब हम सीधे जो जाते हैं सेक्शन नंबर 2.8 पे कूदते, फिर इसको मार करेंगे। तो यूनिट के बाद में सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 2.8 आ जाओ भैया, बहुत खतरनाक मैथ्स हो रही, डेल्टा फेल्टा में बैंड बज जाती है, इसलिए अभी इसको रुको भैया। बच्चे को पहले फिजिक्स से मोहब्बत तो होने दो यार। एनसीईआरटी देख पढ़ने के बाद है ना एकदम ऐसा हो जाता है, अब क्या आ गया ये, अब क्या हो गया ये एकदम से, ठीक है ना। इसलिए रुक जाओ, इसको शांति से पढ़ेंगे हम यार, फिजिक्स को आराम से मजे ले लेके पढ़ेंगे यार, थोड़ा सब्र करो, साल भर है। और एकदम से शुरू में क्यों रायता ढूंढ रहे हो सारा का सारा, आराम से दीवाना बन के पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम सीधे सेक्शन नंबर 2.8 पे आ गए बच्चों, ठीक है। तो यार ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो ये काफी इजी चीज है, मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन हो रहा है चीजों का, ठीक है। डायमेंशन का जो फॉर्मूला लिखा है कि डायमेंशन क्या होते हैं भाई, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा एक्सप्लेनेशन है कि भाई कैसे लिखते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन की ये डेफिनेशन है कि डायमेंशन क्या होती है, कि जो खोप ब्रैकेट बना के ऐसे लिखते हैं और खोपड़ी पे जो टांग देते हैं उसे डायमेंशन कहते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है। इसी तरह से यार अभी मैकेनिक्स में ये यहां पर ये बता रहा है, ये जो पूरी चीज है ये इजी मार्क करूंगा मैं इसको, इजी, और ऑप्शनल मार्क करूंगा। टाइम हो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे वॉल्यूम का डायमेंशन बोल रहा है एल क्यूब वॉल्यूम का डायमेंशन है, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आपको डायमेंशन में अगर कंफर्टेबिलिटी हो तो आप स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। इनफैक्ट आप ये वाला भी स्किप कर सकते हो, मैं इसको भी हटा देता हूं, ये अंडरलाइन पोर्शन ही पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आता है यार फोर्स का जो डायमेंशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बच्चों को याद ही होना चाहिए यार। ये डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है ना काफी काम आता है
MLT माइनस टू, MLT माइनस टू डिराइव यहां पर करा हुआ है, MLT माइनस टू, MLT माइनस टू। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन 1 है लेंथ में, -2 है टाइम में और 1 है मास में। ठीक है, ये नोट वाली बात आप इस उड़ा दो। तो देखो इस पूरे उसमें बस ये डेफिनेशन पढ़ लेना, फोर्स का डायमेंशन पढ़ लेना, निकालना आपको ऑलरेडी आता है डायमेंशन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, चलिए 2.9 पे जंप करते हैं। तो यार इसमें एक बात है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो m0l3 t0 होता है। ठीक है, MLT तीन क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख रहे हैं MLT, तो m0l3 t0। ठीक है, इसी तरह से डायमेंशनल इक्वेशन जो होती है वो पता है यार हमको क्या होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये अंडरलाइन वाली पार्ट करते हुए इसमें चलते जाना। ये बाकी पार्ट ये ऑप्शनल है, मतलब इसको मैं ऐसे ऑप्शनल मार्क कर देता हूं यहां पर, OPT हमारा OPT है ये OPT। ठीक है, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो फटाफट से। तो फिर ये पूरा पार्ट यहां पर ऑप्शनल ही आपको ऑलरेडी आता है यार, मतलब ये आपको ऑलरेडी आता है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर कोई ज्यादा काम की बात नहीं हो रखी है, इसको उड़ाओ। ठीक है, अब डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बता रहा है कि डायमेंशन के एनालिसिस है, लेकिन ये पैराग्राफ काम का नहीं है, 3 एप्लीकेशन डायमेंशन के बताएगा, उसको पढ़ेंगे, इसको आप उड़ा देना, इसको आप उड़ा देना बिल्कुल। ठीक है, अब ये चीज काम की आती है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। पहली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ये रही। ठीक है, यहां से लेकर पूरे क्वांटिटीज तक इंपॉर्टेंट है कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट से सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को कर सकते हैं, सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को कर सकते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि अगले साइड में दे रखा है, दिस, इसको भी अंडरलाइन कर लो, इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर दी देखो मैंने, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम देन द इक्वेशन इज रॉन्ग। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हटाओ, डायमेंशन आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, सिर्फ एनसीईआरटी में ये लाइन पढ़ लेना। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट भी आप उड़ा सकते हो पूरा का पूरा, यहां से लेकर पूरा यहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक ऑप्शनल है, कोई ऐसे गॉड बात नहीं बोली जा रही है, टाइम हो तो पढ़ लेना। बाकी इसमें हाँ जो नहीं, एक सेकेंड, इसमें एक चीज रह गई जो कि पढ़ना है, मैं इसको ऑप्शनल हटा रहा हूं यहां से, इसमें से ये चीज पढ़नी है आपको, हाँ, द arguments of special functions such as trigonometric, logarithm and exponential functions must be dimensionless. A pure number ratio of similar physical quantities such as angle, length by length, refractive index, ये सारे dimensionless होते हैं। तो ये पैराग्राफ ये पढ़ लेना, ये वाला, इसमें काम की बात बोली हुई है। ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगेरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये इनके आर्ग्यूमेंट्स ये डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यार ये एक एग्जाम्पल बता रहा है यहां पर कि यार जो बात कर रहा था x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन है। तो यार ये एग्जाम्पल है आपका, अगर डायमेंशन कमजोर हो, आपको ये एप्लीकेशन समझना हो तो ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है। कमजोर हो तो पढ़ लेना, और अगर आपका डायमेंशन ठीक हो तो इसको तो टाटा बाय बाय, ये यूनिट तक कर दो। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भैया, ये पूरी अंडरलाइन कर लो कि डायमेंशन करेक्ट इक्वेशन हो सकता है एक्चुअल में इनकरेक्ट हो, और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन तो हमेशा इनकरेक्ट होगी। ठीक है, ये यहां पर काम की बात बोल रहा है। ठीक है, अगेन दिस एग्जाम्पल ऑप्शनल है, अगर आपका डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है तो छोड़ सकते हो, वीक है तो कर लेना। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है स्कूल वाले जनरली यार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शनल है, काफी सारे आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा जो एप्लीकेशन है, डिडक्टिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यार ये वाला जो पार्ट है ये पढ़ लेना, ये एग्जाम्पल से समझा रहा है, दिस इज गुड। ये सब लोग एक बार इस एग्जाम्पल को पढ़ लेना कि कैसे ये t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी लेके आते हैं। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया।
एक इंपॉर्टेंट चीज, हम इससे k की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये डायमेंशन की लिमिटेशन होती है। t इज इक्वल टू आप √L/g तो निकाल लोगे, लेकिन k की वैल्यू आप इससे निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट्स हम ऑब्टेन नहीं कर सकते इस मेथड से। जो इसमें दूसरा मेथड बताया है, दूसरा जो एप्लीकेशन बताया है कि भाई हम एक क्वांटिटी को बाकी क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखकर रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स नहीं निकाल सकते हैं। कुल मिला के ये बात है। तो भैया डायमेंशन तो पूरा हो गया, ठीक है सर, चैप्टर खत्म। अरे रुको, एरर वाला पार्ट बचा है, वहां भी मार्किंग करानी है मुझे आपको, ठीक है। साथ के साथ में करते जाना। तो देखो मैंने सारी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मार्क करा दी, बस ये पढ़ लेना, आप निश्चिंत रहना, एनसीईआरटी में आपका कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, ठीक है। आपने कहीं से पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने आपको इसमें मार्क करा दी, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं वापस से सेक्शन नंबर 2.6 पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी यार काफी सारी चीजें ओवर रिपीटेड हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 2.6 पेज नंबर 22, ठीक है, सेक्शन नंबर 2.6। अब थोड़ी सी मैथ्स आएगी इसमें यार, पर दिल पे हाथ रख के इसको यार पढ़ लेना यार थोड़ा सा यार, ठीक है। मतलब अब एनसीईआरटी ने यहां पर दे रखा है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये डायमेंशन के बाद पढ़ना है, तो मैं यहां पर एक नोट डाल देता हूं, लेटर आफ्टर 2.82, वो सेक्शन कौन सा था अपना, डायमेंशन का सेक्शन नंबर था 2.8, है ना। सर मजा आ गया सर, इतनी छोटी होगी एनसीईआरटी की, मजा आ गया एकदम पूरा। हाँ 2.8, क्या बात है, गुड मेमोरी। हाँ 2.8 to 2.10, मतलब लेटर आफ्टर 2.10 लिख देता हूँ यार इसमें। हाँ मतलब लेटर आफ्टर 2.8 to 2.10, पहले वो पढ़ना है डायमेंशन वाला पार्ट, फिर यहाँ पर आना है। अब ये जो थोड़ा सा पार्ट है ना, देखो इसमें यार विजुअलाइजेशन करना है ना। जिन बच्चों ने ईसरल ऐप डाउनलोड नहीं करी, वो ईसरल ऐप डाउनलोड कर लेना, और वो जो एरर वाला जो लास्ट चैप्टर था ना, वो पूरा देख लेना पहले। अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आता हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपको वो पार्ट भी विजुअलाइज हो जाएगा। पूरा स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर हमने पूरा विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ा है। देखो ये स्क्रू गेज का लेक्चर है यार, पूरा इसमें जो है ना, देखो पूरा आपको आगे पूरा का पूरा ये विजुअलाइजेशन करके जो है ना, ये कैसे हो रहा है, कैसे घूमता है, कैसा इसका स्केल होता है, क्या करते हैं, पूरा मतलब मोशन ग्राफिक्स के साथ में आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा कि ये एक घूमता है तो कैसे होता है, कितना जाता है। और सिमिलरली वर्नियर कैलिपर्स भी जो है वो आपको पूरा का पूरा इसी तरह से विजुलाइज होकर समझ में आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। और इसी तरह से आपको अगर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स वगैरह समझने हैं, तो पूरा आप यहां से समझ सकते हैं। ईसरल ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। चलिए तो यार अब एनसीईआरटी में मार कर लेते हैं फटाफट से। तो यार देखो बेसिक से अगर ये चीज को पढ़ना है तो यार ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूरा एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में गिवन है, तो मैं इस वाले पार्ट को बोलूंगा यार दिस यू हैव टू रीड, ये पढ़ना चाहिए। इसी तरह से काफी सारे बच्चों को डाउट होता है एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल गिवन दिया है एनसीईआरटी ने दिया है यार इस पैराग्राफ में, मतलब बहुत ऐसा मेरे मुंह से आपको हो सकता है कम सुनने को मिला हो इसमें कि यार एनसीईआरटी ने गजब की चीज दी है, पर ये अच्छा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप आराम से पढ़ो, इन महाराज को तो रवाना करो, टाटा बाय बाय हो जाओ तुम तो, ठीक है। अब क्या है यार, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर ना, पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम दो टाइप के एरर्स में मेजरमेंट को बांटते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं, जो कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पर वो एक साइड में होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे सिस्टमैटिक एरर भी कितने टाइप के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर होता है, फिर इम्परफेक्शन से हो जाता है हमारे एक्सपेरिमेंट करने के तरीके में, फिर पर्सनल एरर्स, ये सब सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। एक टाइप से ही, मतलब हम गलत तरह से एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो वो सिस्टमैटिक एरर्स आते हैं उसमें। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, आई वुड से ये सेक्शन पढ़ लो पूरा, एग्जाम्पल भी इसमें गिवन है, ठीक है।
अगेन ये वाला जो पार्ट है आपको समझ में आता हो तो एग्जाम्पल छोड़ सकते हो, लेकिन यार इसको रिकमेंड करूंगा इसको पढ़ लेना, इसमें जनरली बच्चों को फील थोड़ी सी कम आती है। ये वाला पार्ट पढ़ लेना, ठीक है। इसी तरह से पर्सनल एरर्स, ठीक है, यहां पर ये एग्जाम्पल गिवन है पैडलेक्स पर्सनल एरर का, ठीक है। नाउ दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो गुड। तो यार ये पूरा पढ़ने का है, ऐसा नहीं है कि सारा ही छोड़ना है यार, ये तो पढ़ने का पार्ट है, ठीक है। नाउ रैंडम एरर्स की डेफिनेशन यहां पर गिवन है आपको, ठीक है। दिस इज गुड, ठीक है। तो ये उसकी वो हो गई, ये जो चीज है ये आई वुड रिकमेंड, ये आप पढ़ लो। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर ये, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी गिवन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब लीस्ट काउंट एरर, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। तो ये पूरा इसकी डेफिनेशन है लीस्ट काउंट की, ये आपको स्किप नहीं करना है। जेई की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, बोर्ड की कर रहे हो, ये आप यार पढ़ लो इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देन वर्नियर कैलिपर, और इसमें ये ऑप्शनल पार्ट है, चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो जय माता दी, ठीक है। फिर ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वी कैन रिड्यूस दी लीस्ट काउंट एरर। मैंने यार पूरी एक तरह से मार्किंग करा दी, और ये आप यहां से ये हटा दो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, राइट। अब जो है टाइप्स ऑफ एरर जो है जिनसे जनरली स्कूल वाले सवाल पूछते हैं, और जो आते हैं एरर में से अगर उनको सवाल पूछना है तो यार एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर इस तरह से कैलकुलेट करा जाता है, ये सेक्शन वाकई में इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट एरर इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। देन ये पूरा मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा इसको, ये डेफिनेशन यहां पर पूरी हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करा है यार, ये पूरी मैथमेटिक्स है, मतलब आपको अगर समझ में आनी है ना मैथमेटिक्स तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यार बीच में से मैथमेटिक्स नहीं छुड़वा सकता मैं आपको, ठीक है। फिर ये मीन एरर क्या होता है वो यहां पर गिवन है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जो काम की चीज है कि यार एक जो क्वांटिटी है फाइनली वो इसके बीच में लाई करती है, ये इस पूरे उसका क्रक्स है, यहां से यहां तक का पूरा ये क्रक्स है इसका, ये ठीक है। ये इसका पूरा निचोड़ है, मतलब जो ऊपर से नीचे तक गिवन है ना, ये 3 लाइन है उसका पूरा निचोड़ है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर खत्म हो गया यहां पर। अब ये रिलेटिव एरर बोल रहा है, रिलेटिव एरर है परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे सवाल आते हैं इसमें, जेई नीट में आते हैं, और बोर्ड स्कूल वालों को पूछना है तो इसमें भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो एग्जांपल है पहला 2.6 वाला, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हो, ये टाइम पास है। लेकिन जो 2.7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको करना है। 2.7 को सबको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी पूरी थ्योरी थी वो इस वाले एग्जांपल में समझाई हुई है पूरी की पूरी। तो ये 2.7 है, इसको करो। देन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे आ जाते हैं, चलो अब, है ना, कि भाई अब सम ऐड डिफरेंस वो सब करें तो उसका क्या करना है। ये टाइम पास चल रहा है यहां पर पूरा, ये पूरा टाइम पास है बॉक्स, इसको भगाओ यहां से, ठीक है। नीचे तक यहां तक आपको पूरा ये यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो एरर्स में, अब जो सम और डिफरेंस का जो एरर है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, देखो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। रूल अगर आपको ये पार्ट आता है तो आप, ये डेरिवेशन है देखो इसका, ये जनरली स्कूल वाले डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, ये पूरा इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है। ये यहां पर मैं डेरिवेशन वाला पार्ट लिख रहा हूं यहां पर। इसका जो मेन रिजल्ट है वो ये रहा कि जब दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनका जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो ऐड होता है, एब्सोल्यूट जो एरर होता है वो ऐड होता है, ये इसका अल्टीमेट रिजल्ट है, ठीक है। डेरिवेशन आपकी इच्छा हो तो देख लेना, तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल जो है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एड्स, एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं। तो ये वाला एग्जांपल यार कर लेना, दिस इज गुड। आपको हो सकता है लगे कि यार डिफरेंस में ये एरर 0 क्यों नहीं हुआ, एरर ऑलवेज ऐड, 0.5 और 0.5 जुड़ता है, एरर ऑलवेज ऐड, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रोडक्ट और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट और इसमें क्या होता है, बोर्ड के रेस्पेक्ट में स्कूल वाले यार हो सकता है डेरिवेशन पूछ लें, लेकिन यार आप ये रिजल्ट याद रखना प्रोडक्ट में, दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर z इक्वल टू ए बी है, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें एरर डेल्टा z बाई z ये होता है, ये अगेन इसका डेरिवेशन है, ये इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है, ठीक है। ये चीज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ गए, ठीक है। ये डेरिवेशन हो गया।
जैसे पहले डेरिवेशन हुआ था। ये एग्जाम्पल जो है आपको ऑप्शनल है, अगर आपको समझ में आ गया पहले वाला पार्ट तो कर नहीं छोड़ देना, नहीं तो कर लेना इसको। ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है अब बोर्ड के हिसाब से भी, जेई नीट के हिसाब से भी। अब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको गिवन है प्लस का, लेकिन ये नया रिलेशन है जिसके बारे में नहीं पढ़ाया गया है, तो एनसीईआरटी वालों ने उसका एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपने आप दे रखा है कि इसका एरर ऐसे निकाला जाता है। डेरिवेशन हमने इसरल में तो कराया ही है कि कैसे आता है ये, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी ने जो है सीधे आपको फॉर्मूला दे दिया और उसका यूज करके आपको बता दिया है। तो ये एग्जांपल पढ़ लेना। टफ हो सकता है, टफ लगे, पर इसको 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में फिर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वांटिटी पावर में है दूसरी क्वांटिटी इसकी, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी इसकी पावर में है, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये चैप्टर आप कब देखोगे, जब आपने पढ़ लिया ना ये चैप्टर एक बार को, तब आप इस वीडियो को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर ने यार कितना टाइम बचा लिया हमारी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम बचा लिया यहां पर, ठीक है। तो यार ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन इसी को बता रही है यहां पर, ठीक है। ये एग्जाम्पल कर लेना, पूरी क्लियर हो जाएगी। और ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये तो कर ही लेना, ये कर लेना। इसमें आप शुरू में सारे बच्चे गलती करते हैं। इसको करने का एक तरीका होता है, जिस भी क्वांटिटी में एक्यूरेसी निकालनी होती है उसको एक साइड लेके आते हैं, पहले उसको एक साइड लेके आते हैं, फिर उसके टर्म्स में एरर निकालते हैं, एरर ऑलवेज ऐड, ठीक है। चलिए अब जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसकी जरूरत शायद सबसे ज्यादा पड़ती है कैलकुलेशंस और इन सब जो करते हैं, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो भाई सिग्निफिकेंट डिजिट्स में यहां से लेकर यहां तक का मामला सारा ऑप्शनल है, ठीक है। अब देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना यार, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लाइंस हैं जो कि ओवर रिपीटेड है, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है एनसीईआरटी के पढ़ना, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना एनसीईआरटी में गिवन है ये चीजों की। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बहुत केयरफुली देखना फिर ये भी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। तो भाई जितने डिजिट्स रिलायबल होते हैं और एक जो अनसर्टेन होता है उसे सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। जैसे मेजरमेंट करते हैं हम, इसकी पूरी थ्योरी तो देखो आपको पढ़नी है तो इसरल ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाता जा रहा हूं आपको, पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें मुझे फटाफट से आपको एनसीईआरटी मार्क करवानी है ताकि आप एनसीईआरटी छोड़ के नहीं जाओ, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट है आप इसको स्किप कर सकते हो, ये पेंडुलम वाला पार्ट जो है पूरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तक, यहां तक आप इसको हटा सकते हो पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये गए, यहां से यहां तक इसको क्रॉस कर सकते हो। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है कि यार यूनिट चेंज से सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होने चाहिए, यूनिट चेंज से सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होने चाहिए। इसका अब इसरल का लेक्चर देख लेना, आपको पूरा सिग्निफिकेंट डिजिट समझ में आ जाएगा, वो इसरल ऐप में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एरर्स चैप्टर में जाकर, फिजिक्स में जाकर ऑब्वियसली एरर में जाना, सिग्निफिकेंट फिगर्स में चल जाना, पूरा एकदम जबरदस्त समझ में आ जाएगा फील के साथ, ठीक है, कि ऐसा क्यों लिया जाता है, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल दे रहा है यहां पर, ये एग्जाम्पल देख लेना, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना कि यार सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट कैसे करे जाते हैं, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट जो हैं सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, फिर कौन से जीरो होते हैं कौन से नहीं होते हैं, ये सारे यहां पर ये 4 पॉइंट, और फिर ये वाला जो पार्ट है ये तो ठीक है ही सही, और ये 5वां पॉइंट। तो 5 रूल्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के, इसमें वो आप पांचों के पांचों पढ़ लेना, एग्जाम्पल के साथ यहां पर गिवन है, ठीक है। ये वाला जो पूरा पार्ट है अब इसकी टेंशन मत लेना, इसमें सिर्फ यहां पर एक्सप्लेनेशन हो रहा है, पहली कही हुई बात का ही एक्सप्लेनेशन है, ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रहा है। जो यहां पर बोला था ना देखो यूनिट कन्वर्जन का, यहां एक्सप्लेनेशन कर रहा है, आपको समझ में आता है कि यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होनी चाहिए, ये उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, छोड़ सकते हो इस वाले पार्ट को आप, ठीक है। अब ये तीसरे पॉइंट में इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर को। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है a × 10⁻⁵, जहां पर a जो है 1 से लेके 10 तक के बीच का नंबर होता है, और b जो है उसकी पावर हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। b जो है वो एनी पॉजिटिव और नेगेटिव पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, समझ गए ये।
ये वाला पार्ट। अब इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 की खोपड़ी पे जो टंगा रहता है ना, जैसे ये 4.7 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर ऑर्डर का मेजरमेंट है इसका, 10 की पावर 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है थोड़ा आइडिया तो बताओ कितनी बड़ी चीज है भाई, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 100 है, 10 की पावर -5 है, क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमने ये वाली बात कर ली। जब एस्टीमेट चाहिए होता है तो हम इसका ऑर्डर बोल देते हैं 10 की पावर b। ये एग्जाम्पल दे रहा है पूरा यहां पर, दिस इज ऑल हाइड्रोजन एटम तक एग्जाम्पल है। मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ चुका हूं बच्चों, आप टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, ये यहां पर कन्वर्ट करना बता रहा है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जाएंगे, और पावर ऑफ 10 जो है वो इरेलेवेंट होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के उसमें। एक एक लाइन, कोई सी भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगी। ठीक है, यहां से क्रॉस करो इसको हाउएवर ऑल से, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हाउएवर ऑल से आप जाकर ये यहां तक इसको आप क्रॉस करो। अब देखो ये चौथा पॉइंट है ना, इसको भी बिल्कुल आप क्रॉस कर दो। अरे सर बोल्ड में लिखा हुआ है, तो बोल्ड में लिखा हुआ है, अबे ये कंफ्यूज कर रहा है, ये सेम चीज ही सेम थिंग ही वापस बोल रहा है, इसको आप छोड़ देना, मत पढ़ना। जो पहले 2 पॉइंट में बोला था वही यहां पर बात बोल रहा है, सेम टू सेम। सिमिलरली 5वें पॉइंट में भी ऐसा लगता है 5 पॉइंट आ गए, ये भी सेम बात बोल रहा है, सेम, इसलिए इसको उड़ा दो। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, छठा पॉइंट, कि जब हम इसे कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा एग्जैक्ट नंबर आता है, क्या आता है, ये पॉइंट पढ़ लेना, एग्जाम्पल भी पढ़ लेना। ठीक है, चौथा 5वां पॉइंट बिल्कुल मार्क हटा देना। बच्चे यहां पर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मैंने आपको कंफ्यूजन से बाहर निकाल लिया, अब नहीं हो गया आप कंफ्यूज। ठीक है ना, ठीक है, तो यार ये पढ़ जाओ, काम एकदम झपाट हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। ठीक है, अब भैया ये रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पूरा यहां पर एक्सप्लेनेशन है, इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बता रहा है बस कि भैया ऐसे 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 करना होता है। ठीक है, मतलब ये चीज हम करने वाले हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखते हैं, ये एग्जांपल जैसे आप पढ़ लेना। ठीक है, यहां से यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल और दे रहा है यहां से यहां तक में। फिर एनसीईआरटी वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो यहां से हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, ये इसका एग्जांपल, और अगेन ये इसका एक और एग्जांपल, 2 एग्जांपल है। टेंशन हो, समझ में नहीं आता हो तो एग्जांपल पढ़ लेना, तो स्किप कर सकते हो, यहां से लेकर यहां तक का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जेई में, जहां पर यार आपको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल पॉइंट तक नंबर लिखने होते हैं ना, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्पेशली फॉर जेई, और नीट वाले बच्चों के लिए भी है इंपॉर्टेंट। देखो नीट वालों को अभी ओएमआर नहीं भरनी, वो अभी इंटीरियर टाइप और कुछ नहीं आते, ऑब्जेक्टिव आते हैं उनके, लेकिन जेई वालों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ, रूल्स है राउंडिंग ऑफ के, तो यहां से लेकर यहां तक तो ये एग्जाम्पल दे रहा है। अब यहां से ये रूल चालू हो रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब रूल पढ़ते जाना कि भैया 5 से बड़ा नंबर होता है तो 1 से बढ़ा देते हैं, ये पूरा काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला। ठीक है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक मैं एक एक लाइन मार्क ऐसे कोने में करता जा रहा हूं, ये पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि भैया कब किसको कैसे राउंड ऑफ करना होता है, कब कैसे राउंड ऑफ करते हैं, ये बिल्कुल सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला। ठीक है, कैसे राउंडिंग ऑफ होती है कि 2.745 है तो इसको यार 4 ही रहने दिया। ठीक है, जैसे अभी 2.5 से ज्यादा बड़ा नंबर हुआ तो फिर क्या करना है, 5 हुआ तो क्या करना है, सब इसमें गिवन है यहां पर आपको। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जनरली यूज में नहीं आता, इसको जस्ट रीड कर लेना, जस्ट रीड इसको यार, मतलब इसमें बता रखा है कि कैसे अपन कैलकुलेशन में करते हैं, पर जनरली बच्चों की प्रैक्टिस में होता है वो, तो आप इसको जस्ट रीड कर लेना एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.13, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स, ये भी ऑप्शनल है, प्रैक्टिस चाहो तो कर लेना। अब ये जो है ना, अब आपको लगेगा यार यहाँ पर भी कुछ नया किया मैंने, अगेन एनसीईआरटी ने यहाँ पर सेम चीज रिपीट करी है, इसको आप क्रॉस कर दो, इसमें कुछ नया नहीं बोला है, एग्जाम्पल से समझा रहा है। बाकी यहां से लेकर यहां तक
पूरी चीज सेम बोली है जो पहले समझा चुका है एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो आप। ठीक है, अगेन यहां पर भी जो है आप इसको क्रॉस कर दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही सेम बात पहले जो बोली गई थी एग्जैक्टली वो की वही है। तो देखो आपकी इतनी सारी कटिंग करवा दी एनसीईआरटी में। ठीक है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सिमिलरली सेम चीज यहां पर भी बिल्कुल वो की वही हो रही है, मतलब सेम। प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल अलग से दे दिया, बाकी आप इसको छोड़ सकते हो, बिल्कुल सेम बात बोली है यहां पर। ठीक है, देन यहां पर फिर से सेम चीज बोली है जो पहले, जो मैं टिक मार्क ऑलरेडी करा चुका हूं, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। ये सेम रिपीट है, यहां पर सेम रिपीट है। तो पूरा सेक्शन देखो, कुल मिला के सबसे ज्यादा जो मैंने आपको जो हेल्प कराई है इसमें, वो कराई है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो शुरू की बातें पढ़ लो, बात को इनको आप छोड़ दो। ठीक है, और यहां से तो हम 2.8 सेक्शन से तो मार्क कर ही चुके हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये वाली पीडीएफ मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इस सीरीज का पर्पस आप समझ गए। देखो लगभग 30-40% एनसीईआरटी ही ऐसी है जो हमें पढ़नी है, तो छोड़ के मत जाना। देखो यार एनसीईआरटी मतलब आधे पौन घंटे 1 घंटे में आप ये पूरी रीडिंग कर सकते हो। आपने जेईई नीट की तैयारी कर ली कहीं से, जहां से भी आप कर रहे हो, बोर्ड आपने पढ़ लिया जहां से भी आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी उसके बाद में यहां से आप ये चीजें पढ़ लेना। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये जो पीडीएफ है ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर से मिल जाएगी। ईसरल ऐप अगर जिसने डाउनलोड नहीं करी तो एक बार डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मचाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऑल द बेस्ट।